हेलो, आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो आज हम डाउट डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री के। न्यूक्लियर केमिस्ट्री चैप्टर जो है उसके डाउट डिस्कस करते हैं। तो अब इसके फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव के सब्जेक्टिव आई थिंक इसका है ही नहीं। सब्जेक्टिव नहीं, डायरेक्ट विंडो है। ओके, तो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें क्या है, ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए एक्स डी टू वाई सी डी, ठीक है, सी डी वाई सी वाई डी, द नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स एमिटेड आर। एक्चुअली देखो क्या है, बीटा पार्टिकल जनरली तभी एमिट होता है जब अल्फा पार्टिकल एमिट हो चुका हो। ओके, जब अल्फा पार्टिकल एमिट हो चुका हो तभी बीटा पार्टिकल एमिट होता है जनरली। तो एम अल्फा पार्टिकल मान लो एमिट हुए हैं और एन बीटा पार्टिकल एमिट, ठीक है। सो अब यहाँ पर अगर हम दोनों साइड एटॉमिक नंबर का सम करें तो ए इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, सी प्लस 2m माइनस एन। इसके अलावा बी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, डी प्लस 4m, ठीक है। तो यहाँ से हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से देखो m क्या हो गया, इधर से m जो है आ गया b माइनस डी बाई 4, ठीक है। दिस इज वैल्यू ऑफ m। नो, इस m को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट वाले में, हमारे पास n की वैल्यू आएगी। तो n क्या आएगा, तो n जो है ये हमारे पास हो गया c माइनस ए प्लस 2m, दिस इज n। तो ये क्या है, c माइनस ए प्लस 2m मतलब 2 टाइम्स ऑफ b माइनस डी बाई 4। तो कितना है ये हमारे पास आ गया c माइनस ए प्लस b माइनस डी बाई। ओके, मीन्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है ना। ओके, तो बीटा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल निकलने के बाद ही एमिट होता है। हम बोल सकते हैं कि बीटा पार्टिकल के साथ अल्फा पार्टिकल भी निकलेगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, द रेडियो एक्टिव चेंज जेड पी ए टू जेड प्लस ए, सॉरी जेड प्लस 1 क्यू ए, and then it will give z minus 1 r a minus 4, and then इसके बाद z minus 1 s a minus 4। the radioactive emitted in the sequence r। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट वाले में क्या हुआ है, फर्स्ट वाले में हमारे पास एटॉमिक नंबर जो है वो चेंज हो गया, मास नंबर सेम हुआ है, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं -1 बीटा 0 ये एमिट हुआ होगा, बिकॉज इसका सम और इसका सम क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए ना, ठीक है। तो यहाँ पर -1 बीटा 0। इसके अलावा यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए जो है 4 से डिक्रीज हो गया है, और जेड देखो जेड प्लस 1 से जेड माइनस 1 हो गया, ठीक है।
तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एमिट साथ में क्या हुआ, 2 अल्फा 4। ओके, तो फर्स्ट वाले में बीटा पार्टिकल एमिट हुआ, सेकंड वाले में अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट वाले में देखो क्या है, ना तो हमारे पास जेड मतलब जेड वाला पार्ट चेंज हुआ, ना ए वाला पार्ट चेंज हुआ। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कौन सा पार्टिकल एमिट हुआ, गामा, बिकॉज इसमें ना तो एटॉमिक नंबर है ना मास नंबर वाला पार्ट। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या रहा है, सीक्वेंस रहा है बीटा अल्फा एंड गामा। So which of the following option is correct? Beta, alpha, gamma. B option ना? Okay. Then question number 3. Mass defect of the nuclear reaction. अच्छा, mass defect जो है वो क्या होता है, मास नंबर का जो डिफरेंस है वही होता है मास नंबर। तो 4b मास नंबर में भी एक्चुअली क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो सब हम बात करते हैं कितने क्या है। तो इट विल गिव 5b10 प्लस -1 E0। ठीक है, तो डेल्टा एम जो कि क्या है, मास डिफेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, जो प्रोडक्ट बना है उसका मास कितना है। ठीक है, और जो अपने पास ये जो आया है क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट आया है उसका मास, मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का मास का डिफरेंस। ठीक है, तो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या, बीटा सॉरी बोरॉन एंड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल सकते हैं कि मास ऑफ 5v10 प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये प्रोडक्ट वाला हो गया, माइनस, ठीक है, या माइनस साइन जगह लिखते हैं, माइनस मास ऑफ 4b10। ठीक है, सो ये आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए यार, मास मतलब एटॉमिक मास ऑब्वियसली। ठीक है, मास मतलब एटॉमिक मास, जब न्यूक्लियस की बात करें तो मास मतलब एटॉमिक मास। ठीक है, तो डेल्टा एम इज एटॉमिक मास ऑफ दिस, एंड यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस एटॉमिक मास ऑफ दिस। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, बी ऑप्शन ना। ओके, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। So in the series RAA gives RAB gives RAC and then RAC1। पहले हमारे पास अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, बाद में बीटा पार्टिकल निकल रहा है, देन अगेन हमारे पास क्या निकल रहा है, बीटा पार्टिकल। तो द आइसोटोपिक एलिमेंट्स आर, तो मतलब आइसोटोप कौन से होंगे। तो देखो अल्फा पार्टिकल निकलने की वजह से, याद है हमने एक लॉ लिखवाया था इसमें, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो हमने क्या बोला था कि अगर एक अल्फा और 2 बीटा पार्टिकल निकलते हैं तो क्या आता है, एक अल्फा एंड 2 बीटा गिव्स आइसोटोप। याद है, लिखवाया था ना ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ में। तो उसके अकॉर्डिंग कौन, देखो एक अल्फा निकला और बाद में 2 बीटा निकला, तो एक अल्फा और 2 बीटा निकलने के बाद क्या बन रहा है, RC1 बन रहा है ना। ठीक है, तो कौन कौन से आ गए हमारे पास, RAA एंड RAC1 जो है ये क्या हो गए, आइसोटोप। क्लियर है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, RAA एंड RAC1, सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। क्लियर है क्या, मैं लिखवाया था ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ में कि एक अल्फा और 2 बीटा पार्टिकल निकलने के बाद क्या बनता है, आइसोटोप। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following has the highest value of its radioactivity? अच्छा, radioactivity मतलब A, and A is nothing but lambda n, and n क्या है, n is weight upon molar mass into Na, है ना। तो वेट सभी का सेम है, मोलार मास देखो, जितना ज्यादा मोलार मास होगा या जितना कम मोलार मास होगा उतना ज्यादा एक्टिविटी हो जाएगा ना। तो सबसे कम मोलार मास किसका है, ऑब्वियसली ए ऑप्शन का मोलार मास सबसे कम है ना, है कि नहीं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। क्लियर है क्या सबको, लैम्बडा ऑब्वियसली सबका सेम होगा, लेकिन एक्टिविटी की बात हो रही है, एक्टिविटी होता था लैम्बडा इंटू एन। ओके, तो लैम्बडा इंटू एन जो है
उसमें n क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस, जो कि क्या वेट अपॉन मोलर मास, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू n नहीं करेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ न्यूक्लियस आ गया। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ठीक है, m यहाँ पर क्या है, मोलर मास। तो जितना कम मोलर मास उतना ज्यादा एक्टिविटी। तो सबसे ज्यादा एक्टिविटी किसका आएगा, जिसका कब सबसे कम मोलर मास है, मतलब R। इन क्वेश्चन नंबर 6, विच एमिट बीटा पार्टिकल। तो यार बीटा पार्टिकल जब निकलता है तो अपने पास मास नंबर एज इट इज रहता है, एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है, याद है। तो ये जनरली कब होता है, जब n बाई पी का रेशियो क्या रहता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो n बाई पी अगर ज्यादा है, याद है हमने कंडीशन लिखवाया था, जब n बाई पी ज्यादा होता है तो बीटा पार्टिकल इज एमिटेड। है ना, याद आया, क्योंकि नहीं एक्चुअली n बाई पी जब कम होता था तब था ना, n बाई पी जब कम होता है ना। तो n बाई पी जब कम होता है तो बीटा पार्टिकल एमिट होता है, वो क्या करता है, n बाई पी को बढ़ा देता है। याद आया। एक मिनट देखो, क्या 1 मिनट देखते हैं, 1h2 था रहेगा, तो बाद में हमारे पास 2He2 आ गया एक तरह से, और -1 बीटा 0 आ गया। तो n बाई पी क्या हो रहा है, डिक्रीज। ओके ओके सही। तो n बाई पी जो है जब ज्यादा होता है, n बाई पी की वैल्यू जब ज्यादा होती है तो बीटा पार्टिकल लिमिट होता है। क्यों, क्योंकि ऐसा होने से n बाई पी का रेशियो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ओके, तो n बाई पी रेशियो डिक्रीजेज आफ्टर एमिशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सभी केसेस में अगर हम देखेंगे तो n बाई पी जो है हमारे पास क्या है, ज्यादा है। एक्चुअली 1h2 जो है वो ज्यादा स्टेबल नहीं है ना, 1h1 वाला ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर भी n बाई पी ज्यादा है। ऐसे 6C14 थोड़ी स्टेबल होता था, 6C12 स्टेबल होता था, तो यहाँ पर भी क्या n बाई पी ज्यादा है। ऐसे पोटेशियम के केस में 39 वाला ज्यादा स्टेबल था, याद है। ठीक है, 1h2 की बजाय 1h1 ज्यादा स्टेबल होता है। ऐसे ही 6C14 की बजाय 6C12 ज्यादा स्टेबल होता है। सिमिलरली 16K40 की बजाय 16K39 ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो n बाई पी रेशियो यहाँ पर क्या है, हायर है। ओके, तो n बाई पी रेशियो हायर होने की वजह से सभी केसेस में कौन सा पार्टिकल एमिट होगा, बीटा पार्टिकल एमिट। ओके, क्योंकि सभी केसेस में n बाई पी रेशियो ज्यादा है, और बीटा पार्टिकल जब एमिट होता है तो n बाई पी रेशियो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। 1 मोल ऑफ एन अल्फा पार्टिकल न्यूक्लाइड, जो कि है हमारे पास ZAX, जिसका हाफ लाइफ पीरियड दिया हमें 10 आवर, वाज प्लेस्ड इन ए सील कंटेनर, दिस मच ऑफ हीलियम एटम्स विल अक्यूमुलेट इन द कंटेनर इन। तो देखो अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, हीलियम ही आ रहा है ना, अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास Z-2 आ गया, एंड कोई नया न्यूक्लियस आ गया, मान लो B, यहाँ पर X-4 आ गया। ठीक है, तो ये जो है इसकी बात हो रही है। तो देखो 4.52 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं, मतलब कितने मोल्स हैं, 4.52 इंटू 10⁻3 डिवाइड बाय 6.02 इंटू 10⁻20। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली ये क्या आएगा, अप्रोक्सीमेटली 0.615 मोल अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 0.651 मोल। तो इतने मोल्स हमारे पास एक तरह से रिएक्ट करें, इनिशियल मोल्स 1 थे, इतने रिएक्ट कर गए तो बचे कितने, बचे हमारे पास 0.385। ठीक है, 0.385 मोल बचे। तो
कितना टाइम लगेगा। तो देखो c इज इक्वल टू क्या आएगा, 2.303 बाई लैम्बडा log ऑफ इनिशियल 1 डिवाइड बाय 0.385। नो व्हाट इज लैम्बडा, तो टी हाफ जो है वो क्या है 0.693, ठीक है। लैम्बडा जो है 0.693 अपॉन टी हाफ इज 10 आवर एंड लॉग ऑफ 1 अपॉन 0.385। तो ये तो अपने पास 0.3 टाइम्स आता है, तो ये कितना आ रहा है भाई, तो अप्रोक्सीमेटली 13.81 आवर आया हमारे पास। ओके 13.81 आवर। एक्चुअली ऐसा ऑप्शन कुछ है नहीं, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ, चेक करो यार। मोल शुड भी 0.75 क्या, एक मिनट, 4.52 है ना यार, 4.52 दिया है। ओके ओके सॉरी, मोल्स में मिस्टेक है, इट इज 0.75। हाँ देन तो इजी हो गया, 0.75 रिएक्ट कर गया, मतलब बचा कितना 0.25 ना, तो 2 हाफ लाइफ हो गए, फिर तो सिंपल है। ओके 0.75 मोल अगर रिएक्ट कर गया तो बचा कितना, 1 माइनस 0.75, 0.25 मोल बचा। तो 1 मोल में से 0.25 मोल बचा, मतलब 2 हाफ लाइफ हो गए, है ना, 1/4 बचा है ना, ठीक है, दिस इज 1/4। तो 1/4 मतलब 2 हाफ लाइफ, तो 2 हाफ लाइफ मतलब क्या आएगा, 2 हाफ लाइफ कितना हो जाएगा, एक हाफ लाइफ पीरियड 10 आवर, तो ये क्या आ जाएगा 20 आवर आ जाएगी। क्लियर है, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 8। एट में क्या, अरेंज द फॉलोइंग पार्टिकल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग पेनिट्रेशन कैपेसिटी as a projectiles for the artificial transmutation of elements proton, alpha particle, deuterium and neutron। पेनिट्रेशन पावर जो है, जो पेनिट्रेशन कैपेसिटी जो है, वो हमारे पास किस चीज पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा ना, ठीक है। जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होगा। और वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगा यार, वेलोसिटी एक तरह से हम देखेंगे तो मास पे डिपेंड करेगा। तो मास जितना कम होगा उतना ज्यादा वेलोसिटी होगा ना, मास जितना कम होगा उतना ज्यादा वेलोसिटी। तो देखो सबसे कम मास किसका है, न्यूट्रॉन का है ना, एंड सबसे ज्यादा कितना इसका है, अल्फा पार्टिकल का। तो मेरे ख्याल से ए ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। सबसे कम मास हमारे पास न्यूट्रॉन का, सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल का, तो इसका मास सबसे ज्यादा है, तो पेनिट्रेशन पावर सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑर्डर आना चाहिए, दैट इज ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, लॉस ऑफ बीटा पार्टिकल इज इक्वल टू, तो देखो बीटा पार्टिकल निकला, ठीक है, तो मतलब एक तरह से इलेक्ट्रॉन ही निकल गया। तो हमने बीटा पार्टिकल का तुम्हें एक बताया था क्या होता है, याद है, हमने बीटा पार्टिकल को तुम्हें क्या बताया था, बीटा पार्टिकल का निकलना मतलब एक तरह से क्या है, बीटा पार्टिकल मतलब कहाँ से निकलता था, याद आएगा। हमने बोला था बीटा पार्टिकल जो है हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस से निकलेगा, और न्यूक्लियस से कैसे निकलता था,
न्यूक्लियस से कैसे निकलता था बीटा पार्टिकल, याद है कुछ? 0n1 गिव 1p1 प्लस माइनस 1 बीटा 0, याद आया? मतलब जो न्यूट्रॉन है वो एक प्रोटॉन दे देता है और बीटा पार्टिकल। ओके, तो बेसिकली प्रोटॉन इंक्रीज हुआ है, एक तरह से हम ऐसा बोल सकते हैं न्यूट्रॉन डिक्रीज हुआ। ओके, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। ओके, सी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि एक तरह से क्या कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी है। नाउ व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन दिस। अब देखो, याद है ये हमने आर्टिफिशियल रिएक्शन की बात की, तो ये आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन है। तो 101 MD 255, इसको हम स्ट्राइक कर रहे हैं अल्फा पार्टिकल से, तो 2 अल्फा 4 या 2 He4 एंड इट विल गिव 2 न्यूट्रॉन, तो 0n1। ठीक है, अब देखो अपने पास ये है 0, ठीक है, मतलब एटॉमिक नंबर अपने पास चेंज नहीं होगा, तो वो क्या आना चाहिए 103 आना चाहिए। तो 103 वैसे तो एक ही ऑप्शन में है ना, दो ऑप्शन में सर, तो LR 103। इसके अलावा ऊपर वाला देखो अपने पास क्या होना चाहिए, ये लेफ्ट साइड में कितना आ रहा है 259 और राइट साइड ऑलरेडी 2 आ गया है, तो बचा कितना 257 ना, तो ये आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन हुआ है यार, ये हो गया अपने पास सी ऑप्शन। क्लियर है, तो दिस इज सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद नेक्स्ट हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, द सी हाफ ऑफ कोबाल्ट 60 इज दिस मच, द डीके एक्टिविटी ऑफ 2 ग्राम ऑफ द सैंपल इज। तो यार डीके एक्टिविटी मतलब ए निकालना है। ओके, तो ए की वैल्यू क्या रहेगी भाई, तो जैसा हमने बताया पहले कि ए जो है वो क्या होता है, ए होता है लैम्बडा इंटू है। तो लैम्बडा जो है वो हमें दिया 2.5 इंटू 10⁻⁻7 पर मिनट है। ठीक है, सो ऑब्वियसली डिसइंटीग्रेशन पर मिनट विल बी द यूनिट ऑफ ए। लेकिन एन क्या होगा, तो एन जैसे हमने बताया वेट अपॉन मोलार मास इंटू एन, ये होना चाहिए। तो 2.5 इंटू 10⁻⁻7, वेट इज गिवन एज 2 ग्राम, मोलार मास जैसा दिया है क्वेश्चन में 60 है, कोबाल्ट 60 मतलब 60 इज मोलार मास, and then multiply by 6.02 into 10⁻23। सो अप्रोक्सीमेटली ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इट विल बी 5 इंटू 10⁻⁻7 एंड 10⁻22। कितना आया, 5 इंटू 10⁻15 DPM आना चाहिए क्या, ये आना चाहिए ना। ठीक है, दैट इज ए ऑप्शन, कैलकुलेशन बराबर है ना, 22 यस बराबर आई थी। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 12, तो 12 में क्या है, रेडियो एक्टिव सैंपल हैज इनिशियल एक्टिविटी ऑफ 28 DPM, हाफ आवर लेटर इट्स एक्टिविटी इज 14 DPM। मतलब एक्टिविटी जो है उसका रेशियो याद है, A0/A जो है इसका रेशियो क्या हो गया है, इसका रेशियो होगा विल बी N0/N का रेशियो, याद है। तो इसका रेशियो देखो क्या है 2 है। ठीक है, या फिर इसको उल्टा ले लो, उल्टा ले सकते हैं, उल्टा लेंगे मतलब कि A/A0 इज इक्वल टू आना चाहिए N/N। ठीक है, तो ये दोनों सेम होने चाहिए। तो 14 बाद में और पहले था 28, तो कितना हो गया, एक्टिविटी हाफ हो गया ना। ठीक है, सो हाफ एक्टिविटी हाफ हो गया तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस भी हाफ हो गया, बिकॉज जो एक्टिविटी का रेशियो वही नंबर ऑफ न्यूक्लियस का रेशियो। ठीक है, तो फ्रैक्शन रिमेनिंग हाफ हो गया बेसिकली। ओके, सो फ्रैक्शन रिमेनिंग हाफ मतलब 1 हाफ लाइफ। ओके, एक हाफ लाइफ पीरियड आ गया हमारे पास। ठीक है, तो एक हाफ लाइफ पीरियड कितने में आया, हाफ एन आवर में आया। ओके, हाफ एन आवर में हमारे पास कितना आ गया, एक हाफ लाइफ पीरियड आ गया। तो निकालना क्या है, निकालना हमें हाउ मेनी एटम्स ऑफ न्यूक्लाइड वर प्रेजेंट इनिशियली, हमें N0 निकालना है।
हमें क्या निकालना है, एन नॉट। तो ए नॉट इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू एन नॉट ना। व्हाट इज एन नॉट? एन नॉट इज ए नॉट बाय लैम्बडा, and what is A naught? It is 28 dpm divided by lambda will be 0.693 by t half। ठीक है, तो टी हाफ ये आ गया। नाउ ये हमारे पास डिसइंटीग्रेशन पर मिनट में, तो जो टी हाफ है याद रखो उसको मिनट में ले। ठीक है, तो हाफ एन आवर मतलब 30 मिनट। तो 28 डिवाइड बाय 0.693 इंटू 30, तो इट विल बी द आंसर। तो कितना आएगा यार ये? तो हमारे पास 1212 आ, ठीक है 1212 आ रहा, मतलब डी ऑप्शन होना चाहिए। ओके, सो दैट इज डी ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, the mass of helium atom of mass number 4 is this, while that of the neutron and proton are this, respectively on the same scale. Hence binding energy per nucleon in the helium atom is, तो बाइंडिंग एनर्जी जो है वो क्या होगा? तो ये होता है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर होता है। बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। ओके, बाइंडिंग एनर्जी जो है ये क्या होता है? डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर होता है। ओके, इसके अलावा एक चीज और याद रखना, 1 AMU जो है इट इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 AMU is this much of equivalent to this much of binding energy, 931.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब हम ये पूरा कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें बस यहाँ पर देखना है कि यार डेल्टा एम कितना AMU आ रहा है। जो डेल्टा एम है वो कितना AMU आ रहा है, ये हमें देखना है। ठीक है, तो डिफरेंस निकालो। हमें यहाँ पर वैसे क्या दिया यार? हमें दिया है, तो डेल्टा एम कितना आएगा देखो, 4.0026 है, एंड 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन है। तो डिफरेंस कितना आएगा? ठीक है, तो हमारे पास आएगा 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, सो 2 इंटू प्रोटॉन 1.0087 प्लस 2 इंटू न्यूट्रॉन 1.0078 माइनस कितना 4.0026, कितना आ रहा है यार ये? कितना एमयू आया ये? आई थिंक ये आ रहा है 0.0302 एम, ये आ रहा है मेरे ख्याल से। तो 1 एमयू हमने बताया कितना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो जस्ट मल्टीप्लाई कर दो। So I think answer is 28.1313 मेगा इलेक्ट्रॉन। मैच कर रहा है क्या? 28.1313 नहीं, एक्चुअली मैच नहीं कर रहा है। पर न्यूक्लियन बोला एक्चुअली, पर न्यूक्लियन बोला है। ठीक है, तो पर न्यूक्लियन के लिए क्या करें, डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा ना। ठीक है, पर न्यूक्लियन मतलब पर पार्टिकल, तो डिवाइड बाय 4 कर दो। ठीक है,
तो 28.13 डिवाइड बाय 4 इज 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आना चाहिए? बी आना चाहिए। क्लियर है क्या? हमारे पास 4 पार्टिकल है ना न्यूक्लियस में, तो पर न्यूक्लियन मतलब पर पार्टिकल जो है कितना होगा वो निकालना है। तो टोटल हमारे पास जो अपने पास बाइंडिंग एनर्जी आया वो 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, बट हमें पर पार्टिकल या पर न्यूक्लियन चाहिए, तो डिवाइड बाय हमने क्या किया, 4 कर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, so number of question number 14, number of stable isotope is least when, तो ये हमने रूल बताया था ऑड इवन वाला ना, तो जो जब दोनों दोनों ऑड हो तो हमने क्या बोला था कि नंबर ऑफ स्टेबल न्यूक्लियस क्या होंगे, कम होंगे, याद आया? ऑड इवन रूल बताया था एक हमने। ठीक है, तो जब दोनों की वैल्यू क्या हो, ऑड ऑड हो, मतलब न्यूट्रॉन भी ऑड हो और प्रोटॉन भी ऑड हो, तभी हमारे पास क्या होता था, मिनिमम होता था। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेबल आइसोटोप इज लिस्ट व्हेन number of neutron and that of proton in the isotope are respectively odd and odd, ये आना चाहिए। आई थिंक इसका आंसर रॉन्ग दिया था, मुझे ऐसा याद होता। देखो अभी देखो आंसर क्या दिया इसका, डी दिया, इवन इवन दिया ना। आई थिंक करेक्ट नहीं किया, हमने ऑड ऑड ही लिखाया था लिस्ट में। हमने जब तुम्हें ऑड इवन रूल लिखाया था तो लिस्ट में क्या लिखाया था, मतलब हमने बताया था कि मैक्सिमम जो अपने पास न्यूक्लियस है वो स्टेबल कब है, जब दोनों इवन हो, है ना, और मिनिमम अपने पास न्यूक्लियस स्टेबल होने वाली है जिनमें दोनों क्या है, ऑड है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आई थिंक इसका आंसर रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 15, रेडियोएक्टिव न्यूक्लाइड जनरली डिसइंटीग्रेट्स बाय अल्फा एमिशन व्हेन n by p रेशियो। तो अल्फा एमिशन हमने क्या बताया था, जब n by p कम हो, या n by p ज्यादा हो, कब बताया था? वैसे ये तो हमने जेड के लिए बताया था ना, ये हमने जेड के लिए बताया था ना। ठीक है, बट इससे क्या होता था, यहाँ पर n by p बढ़ता था कि कम होता था? जेड ग्रेटर देन 83 का हमने बोला था, बट इसके थ्रू n by p की वैल्यू क्या, ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1.5 कब है, ये भी करेक्ट है। जेड ग्रेटर देन 83 के लिए n by p जो है वो ग्रेटर देन 1.5 होता है, ये भी ट्रू है। तो जेड ग्रेटर देन 83 हो जाता है ना, तो n by p का रेशियो जो है 1.5 से ज्यादा हो जाता है, दैट्स वाई वहां पर क्या है, अल्फा पार्टिकल निकलता है। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल निकलने से वैसे n by p की वैल्यू डिक्रीज होती थी, ये लिखा है ना, जेड ग्रेटर देन 83 होता था और अल्फा पार्टिकल निकलने की वजह से n by p का वैल्यू क्या हो जाता था, डिक्रीज हो जाता। अच्छा, इंक्रीज बोला था क्या? आ, तो इंक्रीज होके भी वो फिर n by p का रेश वैल्यू क्या आता था, और इंक्रीज होता था, एक मिनट, 1.5 से ग्रेटर हो, मतलब जेड ग्रेटर देन 83 होता था और वहां पर n by p की वैल्यू ग्रेटर देन 1.5 होती, तो इंक्रीज होके यस और ज्यादा आ जाता था actually। हाँ, इंक्रीज होके और ज्यादा हो जाता था n by p, है ना। हमने एग्जांपल भी लिया था, पहले से n by p ज्यादा होता था और फिर बढ़ के और ज्यादा हो जाता, ऐसा कुछ था ना।
बट एक्चुअली क्या, जैसे हमने बताया, जनरली जब अल्फा पार्टिकल निकलता है तो बीटा भी निकलता है। एक और चीज होती थी कि अल्फा पार्टिकल के साथ साथ बीटा पार्टिकल निकलता था, तब जाके हमारे पास डिसइंटीग्रेशन सीरीज आती थी। ओके, हमने बाद में तुम्हें डिसइंटीग्रेशन सीरीज बताया था जिसमें हमने बोला था कि अल्फा और बीटा पार्टिकल निकलने के बाद में स्टेबल न्यूक्लियस आ जाती है। याद आया? जैसे 4n वाली सीरीज थी, 4n+1 वाली सीरीज थी, 4n+2 वाली, है ना? तो उनका स्टार्टिंग न्यूक्लियस अनस्टेबल होता था और लास्ट में जो मिलता था स्टेबल न्यूक्लियस मिलता था आफ्टर सम सीरीज ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल एडिशन, है ना? तो यस, जस्ट अल्फा अगर निकलेगा तो n/p का रेशियो बढ़ेगा। ऑलरेडी वो जनरली उन्होंने बोला कि z ग्रेटर देन 83 पर निकलता है और z ग्रेटर देन 83 वालों के केस में n/p की वैल्यू 1.5 से ग्रेटर होती है। तो यस, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। ईशान, लेट्स सी यार, मेरे ख्याल से पूरा तो डिस्कस हो नहीं पाएगा ऑब्वियसली। कितने हैं टोटल? 670 के राउंड है ना शायद टोटल। 91 है, तो ऑब्वियसली हाफ तो विल ट्राई टू डिस्कस टिल 45 और 50। ठीक है, पूरा डिस्कशन तो 90 तो नहीं हो पाएगा, देखते हैं। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 में क्या है? x 8x ओके, एटम इज आइसोटोनिक टू 9y17। तो आइसोटोनिक की बात हो रही है। आइसोटोनिक मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ना। तो यार नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है तो मतलब x-8 शुड बी इक्वल टू क्या आना चाहिए? 17-9 होना चाहिए। ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट 8। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 16 आ गई ना। ओके, दैट इज बी ऑप्शन। आइसोटोनिक कौन होते हैं? जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में एक 5 ग्राम ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस हैज हाफ लाइफ दिस मच, 20 ग्राम ऑफ द सेम सब्सटेंस विल हैव हाफ लाइफ। तो जैसा हमने बताया था कि यार हाफ लाइफ पीरियड जो है वो अमाउंट पे डिपेंड करता ही नहीं है, है ना? ना तो लैम्बडा अमाउंट पे डिपेंड करेगा, तो ऑब्वियसली लैम्बडा नहीं करेगा तो हाफ लाइफ पीरियड भी नहीं करेगा। तो हाफ लाइफ पीरियड जो है वो उतना ही रहेगा जितना पहले था। ओके, तो हमारे पास हाफ लाइफ पीरियड या टी हाफ या फिर हम लैम्बडा भी बोल सकते हैं, वो जो है वो चेंज नहीं होता है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आना? कितना था पहले? 14 आवर था, तो बाद में भी क्या रहेगा? 14 आवर ही रहेगा। ठीक है, दैट इज सी ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 18। 18 AR40 एंड 19 K41। तो देखो, मास नंबर अलग है, एटॉमिक नंबर अलग है, लेकिन हाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है ना। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखो सेम है। फर्स्ट वाले में कितने हैं? 40 - 18 22 है। और सेकंड वाले में देखो कितने हैं? 41 - 19, उसमें भी 22। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, मींस दे आर आइसोटोन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 19। टू व्हाट स्टेबल आइसोटोप वुड LR103? कौन सी सीरीज है यार ये? 103 LR257 कौन सी सीरीज हुई है? 257 जो है ये अपने पास देखो क्या आ रहा है। अगर हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिवाइड बाय 4 करते हैं तो क्या आएगा?
ठीक है, सो ऑब्वियसली ये क्या है, ये हो गया अपने पास 4n+1 सीरीज, ठीक है। सो 4n+1 सीरीज हो गई, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी 4n+1 वाला बनना चाहिए, याद रखना। ओके, जो प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या होना चाहिए, 4n+1 वाला होना चाहिए। और पीबी जो है उसमें भी अगर हम देखेंगे तो पीबी का तो कोई है नहीं, तो इट शुड बी बी आई ना। ठीक है, पीबी में तो देखो 4n+1 वाला है ही नहीं कुछ, है ना। 209 देखो, 209 डिवाइड बाय अगर तुम क्या करते हो 4 करते हो तो ये क्या आया, यस, सो दिस इज ऑल्सो 4n+1। ओके, सो जो अपने पास सीरीज है उनका स्टार्टिंग एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट सेम वाला होना चाहिए, ठीक है। बाकी देखो ए सी डी ऑप्शन अगर देखोगे तो 4n+1 वाले है ही नहीं। अगर हम बात करते हैं ए एंड सी की, तो बोथ आर 4n+2, है ना। एंड अगर बात करते हैं डी की, तो वो 4n+3 हो गया। ओके, 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक बचेगा बी आई के केस में, लेकिन ए एंड सी ऑप्शन में 2 बच जाएगा एंड डी ऑप्शन में 3 बच जाएगा, है ना। तो ए एंड सी आर 4n+2 वाले, डी इज 4n+3 वाला एंड बी इज 4n+1 वाला, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर डी ऑप्शन आएगा। So this is question number 19. Now question number 20. Half-life period of a radioactive substance of a radioactive isotope is 1.5 hours. The mass of it that remains undecayed. रिदेश हाफ लाइफ जो है किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता भाई। हाफ लाइफ ऑफ ए सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी फैक्टर, वो कांस्टेंट रहेगा। रेडिएक्टिव सब्सटेंस की बात करें, टॉकिंग अबाउट रेडिएक्टिव सब्सटेंस। अगर नॉर्मली किसी सब्सटेंस की बात करें, मतलब नॉन रेडिएक्टिव, जो कि फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स वगैरह की बात करें, फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स में टेम्परेचर और कैटलिस्ट की बात की जाती है, ठीक है। लेकिन रेडिएक्टिविटी में हम बोलेंगे कि यहाँ पर टेम्परेचर और कैटलिस्ट भी नहीं आता। ओके, तो रेडिएक्टिव सब्सटेंस जो है उनका हाफ लाइफ पीरियड हमेशा पर्टिकुलर सब्सटेंस का हाफ लाइफ पीरियड कांस्टेंट ही होगा, वो चेंज नहीं होगा, चाहे कितना ही अमाउंट ले लो, कितना ही टेम्परेचर पे ले लो। नाउ क्वेश्चन नंबर 20. Half life of a radioactive substance is 1.5 hour. The mass of it that remains undecayed after 6 hours. अब देखो 6 आवर मतलब कितने हाफ लाइफ हो गया यार, नंबर ऑफ हाफ लाइफ हो गया अपने पास 4, है ना। 6 डिवाइड बाय 1.5 तो कितने हो गए 4। तो फ्रैक्शन रिमेनिंग हमने बताया था, फ्रैक्शन रिमेनिंग इज 1/2 रेज टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ, दैट इज 1/16। तो इनिशियल का 16 पार्ट हमारे पास बच जाएगा, ठीक है। तो इनिशियल मास कितना था, 32 ग्राम था ना। तो मास रिमेनिंग क्या आएगा, 32 का 16 पार्ट मतलब 2 ग्राम। ओके, सो 2 ग्राम बच जाएगा। Now question number 21. The radioactivity due to carbon-14 of a sample of wood from an ancient tomb was found to be nearly half that of the fresh wood. तो एक्टिविटी देखो हाफ है, इसका मतलब क्या, हाफ लाइफ पीरियड हो गया। ओके, एक्टिविटी हाफ है मतलब हाफ लाइफ पीरियड हो गया, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर 1 हाफ लाइफ हो गया। तो 1 हाफ लाइफ आ गया है। क्यों आया 1 हाफ लाइफ, बिकॉज वो जो बोल रहा है कि n/n0 जो है ये हाफ है, ठीक है। और क्यों हाफ है, क्योंकि इट इज नथिंग बट किसके इक्वल, n0 बाय मतलब n/n0 किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू a/a0, है ना। और a/a0 हाफ दिया तो n/n0 भी हाफ हो गया। ये हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या आ गया, 1 हाफ लाइफ आ गया। एक हाफ लाइफ आ गया तो जो टाइम लगा वो एक हाफ लाइफ पीरियड के इक्वल आएगा, मतलब 6000 आवर, सॉरी 6000 ईयर।
Okay, now question number 22. The half-life period of a radioactive nuclide is 3 hours. In 9 hours, तो obviously यहाँ पर भी हम नंबर ऑफ हाफ लाइफ देख सकते हैं. नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितना है यार? 9 आवर है टोटल टाइम, और एक हाफ लाइफ पीरियड 3 का है. तो कितने आ गए? नंबर ऑफ हाफ लाइफ 3 आ गए. तो फ्रैक्शन रिमेनिंग क्या होगा? 1/2 raised to number of half life, that is 3. So fraction remaining will be 1/8. ओके, तो 1/8 यहाँ पर क्या आ जाएगा? फ्रैक्शन रिमेनिंग आ जाएगा. तो फ्रैक्शन रिमेनिंग इज दिस, एंड ये इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एंड इट कैन बी रिटन एज A/A0 फॉर एच. ठीक है, हम बोल सकते हैं कि एक्टिविटी रिमेनिंग या एक्टिविटी रिड्यूस टू 1/8. ओके, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी. Now 23, if 3/4 quantity of radioactive element disintegrates into 2 hours, its half life would be. तो देखो 3/4 रिएक्ट कर गया, 1/4 बचेगा ना. 3/4 रिएक्टेड मतलब 1/4 रिमेनिंग. तो 1/4 बचेगा मतलब 1/4 में कितने हाफ लाइफ हो गए यार? 1/2 रेज टू 2 ना. हम बोल सकते 2 हाफ लाइफ. तो 2 हाफ लाइफ आ गए. तो 2 हाफ लाइफ आए 2 घंटे में, तो हाफ लाइफ पीरियड कितना आएगा? 2 घंटे में 2 हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ पीरियड क्या आ जाएगा? 1 आवर. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 24. A sample of rock from moon contains equal number of atoms of uranium and lead. The age of rock would be. तो यूरेनियम और लेड के जो एटम्स हैं वो सेम है, मतलब मोल सेम है ना. तो 92U238 this Pb 82Pb206 प्लस M अल्फा N बीटा. याद है ऐसा कुछ था? तो इसका इनिशियल मोल्स जो है वो मान लो अपने पास ए है, या इनिशियल मोल्स को हम एन नॉट ले लेते हैं. उसमें से मान लो नंबर ऑफ एटम सेम है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस भी सेम होंगे, है ना. तो मान लो एक्स न्यूक्लियस रिएक्ट कर गए तो इसके बन रहे एक्स. ठीक है, नाउ दिस एन नॉट माइनस एक्स जो है, यही इसी को एन भी बोलते हैं. तो दिस एन नॉट माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू एक्स होना चाहिए. ओके, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यार एक्स जो है एन नॉट इज इक्वल टू क्या आ गया? 2x आ गया. तो एक्स क्या आ गया? n0/2. एक्स n0/2 है, इसका मतलब एन क्या है? एक्स इज n0/2 मतलब आधा रिएक्ट हो गया ना, तो आधा बचेगा. ठीक है, तो आधा बचेगा मतलब ये तो हाफ लाइफ क्या आ गई ना यार. एन कितना है? एन इज नथिंग बट n0/2, है ना. तो एन क्या है? एन इज n0 माइनस एक्स, जो कि n0/2 हो गया. तो ये क्या है? n0/2. ओके, दैट इज 1 हाफ लाइफ. ओके, एक हाफ लाइफ हो गया, आधा बचा है. तो जो एज होगा वो भी किसके इक्वल होगा? 1 हाफ लाइफ के इक्वल होगा. तो करेक्ट ऑप्शन शुड बी 4.5 into 10⁻⁹. Now question number 25. If N naught is the initial number of nucleus and number of nucleus remaining undecayed at the end of n half life phase, तो n हाफ लाइफ हो जाएगी. तो फ्रैक्शन रिमेनिंग क्या आएगा? फ्रैक्शन रिमेनिंग इज 1/2 रेज टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ, दैट इज n.
एंड फ्रैक्शन रिमेनिंग को हम n अपॉन n नॉट भी बोल सकते हैं. सो n अपॉन n नॉट इज 1/2 रेज टू n. सो n की वैल्यू क्या आ गई? इट इज n नॉट इंटू या n नॉट इंटू 1/2 रेज टू n, और वी कैन से n नॉट बाय 2 रेज टू n. ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ऑब्वियसली n रेज टू 0 नहीं हो, n नॉट है. तो n नॉट अपॉन 2 रेज टू n वी कैन राइट इट एज 2 रेज टू माइनस n इंटू n नॉट. दैट इज ऑप्शन ए ना. नहीं, ए, हाँ ए ऑप्शन. एंड ए और सी ऑप्शन देखो ऑलमोस्ट सेम जैसा है, बट डिफरेंस है ना. एन रेज टू माइनस 2 नहीं है, 2 रेज टू माइनस है. तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट. Then question number 26. The emission of beta particle is from. तो बीटा पार्टिकल हमने क्या बताया यार? बीटा पार्टिकल मतलब हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन. और कहाँ से निकलता है बीटा पार्टिकल? कहाँ से निकलता था, याद आया? हमने बोला था कि बीटा पार्टिकल भाई न्यूक्लियस से निकलता है. ओके, कैसे? 1p1 gives, sorry, 0n1 gives 1p1 प्लस माइनस 1 बीटा 0. याद आया? तो ये न्यूक्लियस से निकलेगा. बीटा पार्टिकल या हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से निकलेगा? न्यूक्लियस से. तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए यार? द न्यूक्लियस ड्यू टू न्यूक्लियर कन्वर्जन प्रोटॉन. नहीं, ये नहीं है. डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए. द न्यूक्लियस ड्यू टू न्यूक्लियर कन्वर्जन न्यूट्रॉन गिव प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन. ओके, तो ऑब्वियसली डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 27. तो 27 में हमें बोला है इन अल्फा डी के n/p रेशियो. n/p रेशियो देखो जनरली तो हमारे पास क्या है, इंक्रीज होता है. लेकिन इंक्रीज और डिक्रीज की बात हम क्यों करेंगे? क्योंकि अल्फा के साथ साथ बीटा भी निकलता है. ठीक है, सो इफ ओनली अल्फा देन n/p रेशियो जो है बढ़ेगा. इफ अल्फा एंड बीटा टुगेदर देन n/p जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. तो मे डिक्रीज और मे इंक्रीज दोनों आना चाहिए. दैट्स व्हाई ए ऑप्शन करेक्ट. और वैसे भी आई थिंक ये डिपेंड कर जाएगा कि इनिशियल न्यूक्लियस कौन सा है ना. क्योंकि जैसे मान लो, ऐसे हम एग्जांपल लेके देखे हैं कि हमारे पास इनिशियली मान लो ऐसा कुछ है, एंड इट विल बी वाई जेड माइनस 2a-4 प्लस 2α4. ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? a माइनस जेड है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? जेड. तो ए एन अपॉन पी क्या आया? a माइनस जेड अपॉन जेड, मतलब 1, सॉरी, a माइनस जेड माइनस 1. ठीक है, और बाद में क्या आएगा? बाद में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हुआ a-4 माइनस जेड माइनस 2. दैट इज a माइनस जेड माइनस -2. एंड तो n/p रेशियो क्या आएगा बाद में? a माइनस जेड -2 अपॉन जेड -2. तो ये क्या हुआ? z-2. तो ये एक्चुअली मेरे ख्याल से कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल है. बट वही है, ये हम जो ऊपर लिखते हैं कि यार जब अल्फा, जस्ट अल्फा निकलेगा तो n/p जो है जनरली बढ़ेगा. और अगर अल्फा के साथ साथ बीटा निकल रहा है फिर n/p जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. दैट्स व्हाई मे इंक्रीज और मे डिक्रीज आएगा. इसके अलावा 28 में n/p रेशियो बीटा के निकलने से तो हमने पहले ही बताया है कि जो n/p रेशियो है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है ना. तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? डी आ जाएगा.
if a n by p ratio is high, the nucleus tends to stabilize. तो देखो जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि जब n by p रेशियो ज्यादा होता है, दो चीजें हो सकती हैं, या तो अल्फा एंड बीटा दोनों निकले, ठीक है, अगर क्योंकि दोनों निकलेंगे तब भी हमने बोला कि n by p रेशियो क्या है, कम होगा, क्योंकि अल्फा के साथ साथ बीटा जनरली निकलता है। तो लेकिन अगर हमें ये ऑप्शन नहीं दिया ऐसे ऑप्शन 28 में 28 नहीं 29 सॉरी 29 में ऑप्शन दिया है कि अल्फा एंड बीटा टुगेदर, नहीं दिया, ठीक है। सो एक ही हम फिर बीटा का ही देखेंगे, है ना। तो ऑब्वियसली जस्ट बीटा के निकलने से भी एन बाई पी रेशियो जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। सो जब एन बाई पी का हमने कंडीशन में वैसे लिखवाया था कि एन बाई पी अगर हाई है तो बीटा पार्टिकल एमिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, which statement is true about n by p ratio? It increases by beta emission. रॉन्ग है, क्योंकि n by p रेशियो बीटा एमिशन से डिक्रीज होता है। एंड यस, बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि जस्ट अगर हम बात कर रहे हैं, जस्ट अगर अल्फा निकलने की बात कर रहे हैं तो n by p रेशियो जो है वो क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। लेकिन यार एनी नन ऑफ दीज भी दिया है, या तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट बोलेंगे या डी बोले, क्यों? क्योंकि अल्फा के निकलने से बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। बी और डी कौन सा ऑप्शन लें? क्योंकि अल्फा जनरली जब निकलता है साथ में बीटा भी निकलता है, तो मेरे ख्याल से डी ऑप्शन ले लेना चाहिए ना, नन ऑफ दीज, क्योंकि नन ऑफ दीज ऑप्शन आ गया है। अच्छा डी दिया ना पीछे, हाँ तो वो इसलिए दिया क्योंकि जैसा हमने बताया अल्फा के साथ साथ बीटा जनरली निकलता है। अच्छा पॉजिट्रॉन एमिशन मतलब, पॉजिट्रॉन एमिशन मतलब पॉजिटिव बीटा, तो उसके केस में एन बाई पी क्या होता था, एन बाई पी इंक्रीज होता था, ओके। तो एन बाई पी क्या होता था, इंक्रीज होता था। करेक्ट ऑप्शन क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए ना। ओके सो पॉजिट्रॉन मतलब पॉजिटिव बीटा, और पॉजिटिव बीटा मतलब जब नेगेटिव बीटा की बात करते हैं तो नेगेटिव बीटा की वजह से एन बाई पी रेशियो कम होता है, लेकिन जब पॉजिटिव बीटा की हम बात करते हैं तो उल्टा होता है ना। पॉजिटिव बीटा या इलेक्ट्रॉन कैप्चर हमने बताया था, तो दोनों के केस में एन बाई पी रेशियो जो है क्या होता था, बढ़ता था। ओके तो दिस इज 31, देन 32, तो 32 में क्या, द रेज आर गिवन ऑफ बाय रेडिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम, ऑब्वियसली रेडिएक्टिव सब्सटेंस से जो पार्टिकल निकलते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, न्यूक्लियस से निकलते हैं ना यार। रेडिएक्टिविटी न्यूक्लियर फिनोमिना, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ए आएगा। ओके देन गामा रेज आर एमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियस ड्यू टू, तो इसका हमने बताया था एनर्जी की बात होती थी ना, एक्सेस एनर्जी होती थी, तो एक्सेस एनर्जी होती थी इसकी वजह से बाद में क्या होता था, एनर्जी कम हो जाती थी। जब हमारे पास क्या है, पार्टिकल निकलता था गामा पार्टिकल, तो फिर एनर्जी क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी। तो 33 में क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए।
Okay, so this is question number 33. Sorry, question 33 हो गया है. Okay, so question number 34. 34 में which is the SI unit of radioactivity. तो ये हमने बताया क्या होता है, BQ होता था ना. ओके, BQRL या फिर DPS कोई 1 BQ मतलब क्या होता था 1 DPS ना. तो दिस इज SI यूनिट. So 35, which of the following statement about radioactivity is wrong? It involves outer electrons activity. It is not affected by temperature or pressure. It is exothermic process. The radioactivity of an element is not affected by any other element compound by it. ओके, सो ऑब्वियसली यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि ऐसा आउटर वाला इलेक्ट्रॉन की बात नहीं होती थी. ठीक है, बाकी ऑप्शन तो करेक्ट है. टेम्परेचर वगैरह का कोई इफेक्ट नहीं है पड़ेगा. एक्सोथर्मिक है. रेडियो एक्टिविटी वगैरह ऑब्वियसली किसके साथ अटैच है, कोई जैसे हमने बताया था कार्बन 14 अगर रेडियो एक्टिव है तो CO2 भी रेडियो एक्टिव होगा, है ना. तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया यहाँ पर. Then 36 में radium is radioactive substance. It dissolves in dilute H2SO4 and forms a compound radium sulfate. The compound is obviously जैसा हमने बताया कि अगर कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस रेडियोएक्टिव है तो उसके जो कंपाउंड है वो भी क्या होंगे, रेडियोएक्टिव होंगे. ओके, तो क्या आएगा करेक्ट ऑप्शन? सी ऑप्शन करेक्ट होगा ना. ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये सारी चीज हम लिखवा चुके हैं. थ्योरेटिकल है पूरे. अभी मैक्सिमम क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकली आ रहे हैं. देन 37, if a radioactive substance is placed in vacuum at 100 डिग्री सेल्सियस, its rate of disintegration in comparison to 1 atm. यार जैसा हमने बताया कि यार रेडियोएक्टिविटी जो है वो तो ऑब्वियसली डिपेंड ही नहीं करता है ना, चाहे प्रेशर वगैरह कुछ भी ले लो. ओके, तो 37 में क्या आएगा, ये आएगा. ठीक है. देन वैल्यू ऑफ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस मतलब वही लैम्बडा. ये भी हमने बताया यार कि वो किसी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है. ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? करेक्ट ऑप्शन ऑब्वियसली डी आ जाएगा. ठीक है, किसी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करेगा. देन 39 सारे थियोरेटिकल है. 39 में क्या है? में क्या, एक्टिविटी ऑफ रेडियो आइसोटोप चेंजेस विद. तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? रेडियो एक्टिविटी जो है ऑब्वियसली किसी फैक्टर से चेंज नहीं होता है ना. तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर. देन इन क्वेश्चन नंबर 40, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स डिपेंड्स अपॉन नन ऑफ दीज ऑब्वियसली, है ना. तो all of the questions are same ना.
यार कितने फैक्टर बदले, मतलब 4-5 क्वेश्चन सेम ही वही टाइप के आ गए। तो हाफ लाइफ पीरियड ऑब्वियसली किसी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। पवित्र ने कपड़े गीले कर दे, 1 मिनट यार। गिलास में पानी लेके पानी के साथ मस्ती कर रहा है, फिर टी शर्ट पे पानी गिरा लिया, तो बोलता है कपड़े गीले हो गए, और कपड़े खोल के मेरे सर पे मार दिया। हाँ, so now in question number 41, so 41 next page पर। Okay, so question number 41. The weight of C14 to have radioactivity 1 curie is, तो 1 curie जो है रेडियो जो है 1 क्यूरी होना चाहिए। ओके, तो A इज इक्वल टू लैम्बडा एन है, एंड 1 क्यूरी हमने कितना बताया था, कितना डीपीएस बताया था 1 क्यूरी? तो 1 क्यूरी हमने बताया था 3.7 इंटू 10⁻10 डीपीएस। ओके, डीपीएस मतलब ऐसा यूनिट हो गया, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो हमें लैम्बडा जो है वो दिया है, लैम्बडा इज गिवन एज 4.4 इंटू 10⁻⁻12 सेकेंड -1 पर सेकेंड। तो हमें यहाँ से निकालना है वेट निकालना, ठीक है। तो पहले एन मिल जाएगा, एन से वेट निकालेंगे। तो एन क्या आएगा, ए अपॉन लैम्बडा। व्हाट इज ए? ए इज गिवन एज 1 क्यूरी मीन्स 3.7 इंटू 10⁻10, ठीक है, डिवाइड बाय लैम्बडा। तो 4.4 इंटू 10⁻12, तो कितना है ये? दिस इज 3.7 अपॉन 4.4 इंटू 10⁻22। ओके, दैट इज एन। हमें निकालना है वेट। तो वेट क्या आएगा यार? वी कैन राइट इट एज वेट अपॉन मोलार मास इनटू एन।
मतलब दिस इज इक्वल टू 3.7, ओ सॉरी ये 10⁻+22 है ना। नाउ 3.7 अपॉन 4.4 इंटू 10⁻22, सो वेट अपने पास आ जाएगा, मोलर मास वी कैन टेक एज 14, डिवाइड बाय Na मीन 6 इंटू 10⁻23, and then 3.7 into 10⁻22 divided by 44, so that should be in gram. कितना है? तो ये एक्चुअल में आ रहा है हमारे पास 0.19 ग्राम आ रहा है क्या? $0.19 तो केजी में कितना हुआ? ऑब्वियसली वी कैन टेक इट एज अप्रोक्सीमेटली 0.2 ग्राम, ठीक है, मीन्स 2 इंटू 10⁻⁻⁴ kg हो गया ना। तो ए ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, सो 42 में क्या है? द नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ C14 इक्वलेंट टू 1 millicurie, number of millimoles of C14 equal to 1 millicurie if T half is this and 1 curie भी हमें दिया हुआ है। तो मतलब लैम्बडा जो है बेसिकली हमें उन्होंने बोला है, क्या बोला है? हाँ लैम्बडा नहीं, हमें ए दिया है, ए दिया हमें 1 मिलीक्यूरी, है ना। सो 1 मिलीक्यूरी मतलब 10⁻⁻³ क्यूरी, ये हम बोल सकते हैं 6.7 इंटू 10⁻7 क्यूरी, सॉरी DPS। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्टिविटी आ गया एंड हमें यहाँ पर नंबर ऑफ मोल मिलीमोल्स निकालना है। सो एक्टिविटी शुड बी इक्वल टू लैम्बडा एन, एंड एन हमारे पास हो गया ए बाई लैम्बडा, तो ए इज 6.7 इंटू 10⁻7 डिवाइड बाई लैम्बडा इज कितना दिया है लैम्बडा, टी हाफ इज गिवन, तो टी हाफ दिया तो उससे लैम्बडा आ जाएगा 0.693। अच्छा ईयर्स दिया यार हमें, तो टी हाफ जो है ईयर्स में दिया है, वी हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू सेकंड। ओके, तो 5570 ईयर्स हुआ, सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो 365 से मल्टीप्लाई किया तो डेज आ गया, देन 24 से मल्टीप्लाई किया, यस दिस विल बी 3.7। तो 5570 ईयर्स था, उसको हमें कन्वर्ट करना है सेकंड में। ओके, तो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो पहले डेज में कन्वर्ट कर लेते हैं,
देन इतने डेज हो गए, तो आवर्स कितने हो गए, मल्टीप्लाई बाय 24 एंड देन 36 ओके, सो दिस इज इन सेकंड। तो ये हमारे पास n आ गया। नाउ व्हाट इज n? n इज नंबर ऑफ न्यूक्लियस, so number of nucleus is what? So it is number of moles into Na, है ना? So number of moles into Na, okay, that is number of nucleus. So n into Na आ गया है। So it should be equal to 3.7 into 5570 into 365 into 24 into 3600 into 10⁻⁷। तो 3600 का हम ऐसा करते हैं, इसके साथ में ले लेते हैं, तो इंटू 10⁻⁹ कर देते हैं, 00 हटा के, एंड देन डिवाइड बाय 0.693। सो n आ गया हमारे पास 3.7 इंटू 5570 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 36 इंटू 10⁻⁹ divided by 0.693 and into 6 into 10⁻23। We have converted years into second, ठीक है, इतना years था, इसको सेकंड में कन्वर्ट किया है, बिकॉज वी आर टेकिंग डीपीएस, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड यूनिट, ओके। तो ए का यूनिट अगर डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड है, तो जो अपने पास सेकंड में होना चाहिए, हाफ लाइफ पीरियड ना कि ईयर्स। तो ये वैल्यू क्या आएगी? काफी लेंदी सा कैलकुलेशन है, बट वी हैव टू डू। तो पक्का यही आ रहा है ईशान? तो ये हमारे पास एक्चुअली आ रहे हैं 1.56 इंटू 10⁻⁻5 मोल्स आ रहा है, आई थिंक। तो मिली मोल्स में क्या आएगा? इट इज 1.56 इंटू 10⁻⁻2 मिली। ओके ओके ओके, मिली क्यूरी नहीं, सॉरी, वो क्यूरी है, मैंने गलती से, या 10⁻⁻3 क्यूरी है ना, मिली क्यूरी इज 2 क्यूरी। तो ये हमारे पास है 1.56 इंटू 10⁻⁻2 मिली मोल, दैट इज ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। द एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड इज दिस क्यूरी। तो ए दिया हमें, इफ द डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट इज दिस, द मास ऑफ रेडियो न्यूक्लियाइड इज, ठीक है। सो ए इक्वल टू लैम्बडा एन, एंड ऑब्वियसली लैम्बडा एन को हम लिख सकते हैं वेट अपॉन मोलार मास इनटू एन ए। सो वी हैव टू डिटरमाइन वेट ओनली, सो वेट इज ए इनटू एम अपॉन लैम्बडा इनटू एन, है ना। सो व्हाट इज एक्टिविटी? एक्टिविटी इज 6.02 एंड 23 क्यूरी है, याद रखना। सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू disintegration per second, so 3.7 into 10⁻⁻10, and then molar mass is given as 100 divided by lambda. Lambda is given as 3.7 into 10⁻⁴, and then 6.023 into 10⁻23। obviously हमारे पास 6.023 वाला पार्ट कैंसिल आउट हुआ, इसके अलावा 3.7 वाला पार्ट कैंसिल आउट हुआ। तो ये वैल्यू क्या आई वेट की?
तो ऊपर 10⁻12 है, नीचे 10⁻27, 10⁻⁻15 आया आई थिंक। ओके, सो वेट ये हमारे पास आया। ऑब्वियसली वेट ग्राम में होगा, बिकॉज यहाँ पर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं तो वेट बाय मोलार मास में वेट ग्राम में लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, two radioactive elements X and Y have half-life this and this. If initial sample of both the elements have same number of atoms, the ratio of remaining number of X and Y after 200 minutes each. तो यार हाफ लाइफ पीरियड जो है वो एक का है 200, मतलब एक का 50 और एक का 100 है। तो 50 वाले का मतलब एक्स वाला जो है उसके नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितने होंगे? ठीक है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालना हमें। तो एक्स के कितने नंबर ऑफ हाफ लाइफ होंगे? 200/50 दैट इज 4, और वाई के कितने होंगे? 200/100 दैट इज 2। सो फ्रैक्शन रिमेनिंग की अगर हम बात करेंगे तो फ्रैक्शन रिमेनिंग हमारे पास एक्स का क्या रहेगा? नंबर ऑफ हाफ लाइफ 4 आ गई। ठीक है, सो फ्रैक्शन रिमेनिंग 1/2⁴ होगा, दैट इज 1/16, और वाई का नंबर ऑफ हाफ लाइफ 2 है, तो फ्रैक्शन रिमेनिंग विल बी 1/2⁵, दैट इज 1/4। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन रिमेनिंग होगा। तो किसका किसका पूछा है? वो एक्स टू वाई का पूछा है। तो एक्स से वाई का हमारे पास क्या हुआ? फ्रैक्शन रिमेनिंग विल बी 1/16/1/4 दैट इज 1/4। डी ऑप्शन आना चाहिए। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। Then question number 45. The radioactive elements A and B have half-life of 15 and 5 respectively. The experiment begins होगा वो mostly. Beings पता नहीं देखते हैं. The experiment begins with 4 times the number of A atoms as number of B atoms as A atoms. At which of the following times the number of the actually begins होगा. तो जो initial हमारे पास है, the number the experiment begins with 4 times the number of B atoms as A atoms. ठीक है, मतलब ये बेसिकली बोल रहा है कि A नॉट जो है ये 4 टाइम्स ऑफ क्या है? B नॉट। ओके, तो दोनों के इक्वल कब हो गए, मतलब वो बोल रहा है कि A इज इक्वल टू B कब होगा। ओके, सो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं यार, A इक्वल टू B मतलब A नॉट रेज टू ई रेज, मतलब A नॉट इंटू ई रेज टू पावर माइनस लैम्बडा टी, λ1t इज इक्वल टू B आ गया अपने पास B नॉट इंटू ई रेज टू पावर माइनस λ2। नाउ A नॉट इज 4 टाइम्स ऑफ B नॉट, सो वी कैन राइट इट एज लाइक दिस। ओके, सो यहाँ से हमारे पास 4 आ रहा है, 4 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर λ1 माइनस λ2 इंटू टी। नाउ 4 इज नथिंग बट, मतलब दोनों साइड ln अगर हम ले लेते हैं तो ln 4 इज इक्वल टू λ1 माइनस λ2 इंटू टी आएगा। एंड व्हाट इज λ1? इट इज 0.693 बाई टी हाफ, है ना। तो 0.693 मतलब ln 2 ही होता है, तो ln 2 बाय फर्स्ट वाले का टी हाफ कितना है? 15, और ln 2 बाय सेकंड वाले का टी हाफ कितना है? इट इज 5 इंटू टी। तो यहाँ से हमें टी निकालना है, तो एक्चुअली दिस ln 4 कैन बी रिटन एज 2 ln 2, है ना। तो हमारे पास एंड में आ रहा है 2 इज इक्वल टू 2 ln 2 का कॉमन लेके कैंसिल आउट करेंगे तो 2 आएगा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्या आएगा? 15 कॉमन लेंगे तो
मिस्टेक किया है क्या? लैम्बडा 1 ए का था। ये जो सेकंड लाइन है हमने जैसा लिखा वैसा ही है क्या? द एक्सपेरिमेंट बिगिंस विद 4 टाइम्स द नंबर ऑफ बी एटम्स एट ए। उल्टा लिखा है क्या हमने? उसका मीनिंग ये है कि उल्टा है। द एक्सपेरिमेंट बिगिंस विद 4 टाइम्स द नंबर ऑफ बी एटम्स। उल्टा लिखा है ना शायद ये। थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लैंग्वेज है। आई थिंक उल्टा लिखा है, क्योंकि जैसे हम कर रहे हैं वैसे हो ही नहीं पाएगा क्वेश्चन। अगर हम ढंग से देखें, हम बोले कि यार अगर ए के एटम्स ज्यादा है, ए के देखो एक का एटम्स ज्यादा है, ऊपर से उसका हाफ लाइफ पीरियड भी ज्यादा है, तो यार सेम नंबर ऑफ एटम्स तो आ ही नहीं पाएंगे ना। ओके, नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है, हाफ लाइफ तो आ ही नहीं पाएंगे। नंबर ऑफ एटम्स भी ज्यादा है, उसका हाफ लाइफ पीरियड भी ज्यादा है, उसको आधा होने में भी ज्यादा टाइम लग रहा है, तो सेम नंबर ऑफ एटम्स आ ही नहीं पाएंगे। लैंग्वेज थोड़ा कंफ्यूजिंग है। सो इट शुड बी लाइक दिस कि बी नॉट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए। ओके, तो ये आना चाहिए। सो बी नॉट जो है उसको हम 4 टाइम्स ऑफ ए नॉट लिखेंगे। ए नॉट से ए नॉट कैंसिल आउट हुआ, एंड देन ये आ जाएगा हमारे पास 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर लैम्बडा 1 माइनस लैम्बडा 2 नहीं, लैम्बडा 2 माइनस लैम्बडा 1 होगा। एंड यहाँ पर भी ऐसा ही आएगा। तो 5 एंड ये इधर आ जाएगा 50। ठीक है, नाउ अब देखो तो हमारे पास रिजल्टेंट जो है वो क्या आएगा? तो 2 इज इक्वल टू एल एन 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट हुआ, और ये आ जाएगा एलसीएम 15 आ जाएगा, तो 3 माइनस 1 दैट इज 2 बाय 15 इंटू टी। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो टी कितना आ गया? आई थिंक 15 आ गया ना। ठीक है, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15 आ जाएगी। मतलब 15 मिनट के बाद में दोनों के सेम हो जाएंगे, और होने भी चाहिए देखो, क्योंकि 15 मिनट के बाद में ए जस्ट आधा होगा, लेकिन बी के 3 हाफ लाइफ हो चुके होंगे, है ना। तो पहले 4 टाइम्स था, तो 4 टाइम्स का आधा हुआ मतलब 2 टाइम्स, है ना। फिर उसका भी आधा हुआ मतलब जस्ट सेम, और उसका भी आधा हुआ मतलब आधा हो गया। ठीक है, तो वैसे भी इसको हम सोच सकते हैं। तो जब हमारे पास ए का एक हाफ लाइफ होगा, तो उतने टाइम में बी के 3 हाफ लाइफ हो जाएंगे। ओके, और दोनों के नंबर ऑफ एटम्स क्या आ जाएंगे? सेम आ जाएंगे। ठीक है, तो 15 मिनट बाद में दोनों का सेम आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 46। A radioactive element A decays with a decay constant lambda. The fraction of nucleus that decayed at time t if the initial nucleus are n naught. तो कितना फ्रैक्शन डीके हुआ उसकी बात हो रही है। तो n इज इक्वल टू होता है n नॉट इंटू ई रेस टू पावर माइनस लैम्बडा टी। ठीक है, इतना बचा, तो कितना चला गया यार? तो इनिशियल में से चला गया। ठीक है, तो n नॉट माइनस n नॉट इंटू ई रेस टू पावर माइनस लैम्बडा टी, इतना अपने पास चला गया। डिवाइड बाय इनिशियल करेंगे तो फ्रैक्शन डिकेड क्या आएगा? या डिकेड पार्ट कितना? इतना है। ठीक है, फ्रैक्शन डिकेड मतलब तो अगर हम इनिशियल से कंपेयर कर दें इसको, तो एन नॉट से एन नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आया? ये दिस इज नथिंग बट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस लैम्बडा। ठीक है, दैट इज बी ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 47। A radioactive isotope has initial activity 28. यस, ये ऑलरेडी कर चुके हैं ना, सेम क्वेश्चन है ना। सेम एज 12 क्या?
क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहे हो ना तुम? यस, डन ऑलरेडी लिख देते। Then question number 48. The decay constant of Ra is this. A sample of Ra having an activity 1.5 millicurie will contain atoms. ठीक है. So lambda is equal to an and हमें n ही निकालना है. So n is lambda by a. What is lambda? उल्टा लिख दिया भाई. A is equal to lambda n होता है ना. A is equal to lambda n. तो यहाँ से हमें क्या निकालना, n निकालना, तो it should be a by lambda. A is एक्टिविटी जो कि कितना दिया है 1.5 मिली क्यूरी. मिली क्यूरी को कन्वर्ट करेंगे क्यूरी में, तो पहले 10⁻³ एंड देन डीपीएस में करेंगे. सो 3.7 इंटू 10⁻10 डिवाइड बाय लैम्बडा, दैट इज 1.37 इंटू 10⁻11. तो कितना आया? अप्रोक्सीमेटली 4 के अराउंड आएगा शायद, है ना. एंड इनटू में पावर कितना आ जाएगा 718. आई थिंक फर्स्ट वाला करेक्ट होगा. 4.05 इंटू 10⁻80. Okay, so that is question number 48. Now question number 49. So 49 में हमारे पास क्या है? If the amount of radioactive substance is increased 3 times, the number of atoms disintegrates per unit time of half life. क्या बोलना चाह रहा है? लैंग्वेज थोड़ी कंफ्यूजिंग है. If the amount of radioactive substance increased 3 times, अगर हमने जो इनिशियल अमाउंट उसको 3 टाइम्स कर दिया, the number of atoms disintegrating per unit time of half life. मतलब क्या बोलना चाह रहा है? The number of atoms disintegrating per unit time, the number of atoms disintegrating per unit time of half life. पता नहीं यार, स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग सा है, कुछ दिमाग समझ नहीं आ रहा. if the amount of radioactive substance is increased 3 times, means n को हमने क्या कर दिया, 3n कर दिया एक तरह से, मात्र, है ना. सो मतलब n नोट जो है इनिशियल वाला जो है अमाउंट वो 3 टाइम्स हो गया है. द नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेटिंग पर यूनिट टाइम. किसी को लैंग्वेज समझ में आ रही है यार? मुझे तो नहीं आ रही क्या बोलना चाह रहा है. पता नहीं. the number of atoms disintegrating per unit time of half life. मे बी ये पूछ रहा है मतलब नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय टी हाफ पूछ रहा है शायद ये. आई थिंक ही इज आस्किंग एन बाय टी हाफ, शायद ये पूछ रहा हूँ. डिसइंटीग्रेटिंग पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेटिंग पर यूनिट टाइम्स. तो डिसइंटीग्रेटिंग तो क्या आएगा, एन नॉट माइनस एन आएगा. डिसइंटीग्रेटिंग एन नॉट माइनस एन.
पर यूनिट टाइम ऑफ हाफ लाइफ। आई थिंक ये पूछ रहा है एन नॉट माइनस एन अपॉन टी हाफ क्या होगा। ये पूछ रहा है क्या, नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेटिंग पर यूनिट टाइम ऑफ हाफ लाइफ। यही पूछ रहा है क्या, कुछ और पूछ रहा है। चलो लीव इट, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है, जब समझ में आएगा तो देखते हैं, ठीक है। क्या पूछ रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। सो लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 50। एवरेज लाइफ मैंने बताया तुम्हें, बताया ना एवरेज लाइफ, इट इज 1.44 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ, है ना। टी एवरेज क्या होता था, 1/λ, एंड 1/λ कैन बी रिटन एज 0.693/λ एंड लाइक दिस, है ना। तो ये अपने पास हो गया टी हाफ, ओके, एंड ये 1/0.693 हो गया 1.44। सो वी कैन से इट इज 1.44 टाइम्स ऑफ टी हाफ, ओके। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 49 हमने नहीं किया है, उसमें मे भी कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम हो, ठीक है। सो आई थिंक इतना इनफ है आज के लिए, पूरा कंप्लीट हो नहीं पाएगा। सो 50 तक कर लिया, बाकी बच्चे हुए नेक्स्ट टाइम कर लो, ठीक है। ओके, सो लेक्चर आज का यहीं पे एंड करते हैं, बाकी जो बचा हुआ बुकलेट का पार्ट है वो नेक्स्ट आउट लेक्चर में ले लो, ठीक है। सो रिकॉर्डिंग वगैरह हम सेंड कर देंगे एंड नोट्स भी सेंड कर देंगे।